नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में करेंगे जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, इस बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। जिस भी परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों जो पूछे हैं, वो सभी क्वेश्चन इसी बुक में हैं। तो अब हम इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि जीके के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो हम कौन से टॉपिक से करेंगे वो आप ये देखें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे जो भी अब तक पूछे गए हैं। तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास हो जाएगी दोस्तों। तो आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। हम क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और उसका जो एक्सप्लेन होगा दोस्तों उसको भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, ये यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम से क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। दोस्तों, अब आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है कपास, जानवरों की हड्डी, एल्युमिनियम फॉयल, लकड़ी। दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे लोअर सेकंड री एग्ज़ाम दोस्तों, जो कि 28/7/2019 को हुआ था। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉयल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसका हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास और जानवरों की हड्डी, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। अब दोस्तों, वो दो मूल घटक आपको बताना पारितंत्र के कौन से हैं। ऑप्शन है पौधे और प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवीय और अजीवीय, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गणना पर्यवेक्षक में दोस्तों पूछा गया है। 3/7/2016 को पेपर हुआ था दोस्तों ये। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम 1935 में एजी टांसले, तो दोस्तों ये एजी टांसले द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। तो ये आपके लिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, एजी टांसले। दोस्तों, इन्हों के द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। टांसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक हैं जिनमें उसकी रचना होती है, अजैविक, जैविक। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल दोस्तों कौन है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। और अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था, यानी कि इस शब्द का, इकोलॉजी का दोस्तों प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग। तो अभी हमने आपको बताया था एजी टांसले, वोर, जे थॉमसन, न्यूटन। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एजी टांसले। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये तो अभी हमने पढ़ाई था, जो एजी टांसले ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। पशु साम्राज्य को दोस्तों क्या कहते हैं, फ्लोरा, फौना, बायोस्फीयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो पशु होते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फौना। क्या कहते हैं, फौना।
अमीन परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूह को फ्लोरा कहते हैं। ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं, और इनमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी या एक कोशीय जीव, गैर पादप और गैर तंतु जीव जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता। यानी कि दोस्तों ये अब यहाँ पर ये लाइन बहुत ही अच्छी है, इसको एक और बार हम पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इसमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी या एक कोशीय जीव, गैर पादप और गैर जंतु जीवों जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, फ्लोरा और फौना में। दोस्तों फौना क्या होता है, जो पशु होते हैं एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, और फ्लोरा क्या होता है, जो वनस्पति होती है दोस्तों एक विशेष क्षेत्र में होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर यह दिया हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, लोअर पीसीएस में पूछा गया ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, पानी, मृदा, हवा, कवक। दोस्तों बताना है अब आपको, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अजैविक नहीं है तो कवक दोस्तों अजैविक नहीं है। तो विकल्प डी विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मृदा अजैविक घटक हैं, जबकि कवक एक जैविक घटक है। दोस्तों चलते पर यहाँ पर देखते हैं, प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति ये जैविक घटक होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों एक आंदोलन आपको बताना है जो वनों के बारे में था। तो दोस्तों वो कौन सा था, वनो महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन, हरित क्रांति, चिपको आंदोलन। दोस्तों जो वनों के लिए हुआ था वो चिपको आंदोलन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में दोस्तों हुआ था। तो चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, अब उत्तराखंड में दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश में था, में शुरू एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। ये दोनों नाम दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। हाल ही में मई 2021 इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। भारत में वनों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन हैं बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में दोस्तों, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, अपीकू आंदोलन कर्नाटक तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये यहाँ पर और भी आंदोलन जो कि आपको याद रखने हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, बिश्नोई आंदोलन दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, अपीकू आंदोलन कर्नाटक, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको बताना है, मानव पशु संघर्ष, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग, स्थानिक रोग। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी ग्रीन हाउस गैस दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैविक संरक्षण यानी कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य
वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, तो बताएं पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। दोस्तों ये पेड़ों का संरक्षण करते थे इसमें चिपको आंदोलन में, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? 1973 में। ये उत्तर प्रदेश के चमोली में हुआ था, जो कि वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन इन, इको फ्रेंड। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन पीस। दोस्तों ग्रीन पीस के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। ग्रीन पीस दोस्तों पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? कनाडा के वैंकूवर में 1971 में इसकी जो स्थापना वो की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। जो दोस्तों अलास्का में नाभिकीय परीक्षण हो रहा है उसका विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में दोस्तों स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। दोस्तों चलते हैं हम, जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों मुख्यालय वो एम्स्टर्डम में है नीदरलैंड में, और इंडिया का कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दोस्तों अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों जो चीता लेकर आए हैं वो कहाँ से, ये तो आपको पता ही होगा। केन्या, ऑस्ट्रेलिया, घाना, नामीबिया। तो किसके साथ दोस्तों ये समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों नामीबिया से, और यहीं से दोस्तों चीते आए थे। तो अब हम पढ़ते हैं जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों के विकास को दिशा दी जाएगी। भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीते की सामूहिक संख्या को बढ़ाना है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो दोस्तों कहाँ पर है? ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया। दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो दोस्तों बांदीपुर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बांदीपुर कर्नाटक में है। भद्रावती कर्नाटक में दोस्तों, और भी हैं दोस्तों, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। तो ये दिया हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत सन 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 912 वर्ग किलोमीटर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों ये अभी पढ़ा था हमने, कर्नाटक, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है, और ये कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व को देखते हैं दोस्तों। भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल, डेंडेली, अंसी, विलिगिरी, रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये सब कर्नाटक में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 पूछ रहा है दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अब आपको बताना है जो किश्तवाड़ है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है। तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के समीप अवस्थित है। दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क आदि जम्मू कश्मीर में अन्य नेशनल पार्क है। काजीनाग है दोस्तों, ये काजीरंगा नहीं है। तो यहाँ पर दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। ये पक्षी अभयारण्य 230 से ज़्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए एक घर है। काठप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। वैष्णोगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दिया हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। दोस्तों काजीरंगा कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा दोस्तों आपका स्थित हो जाएगा असम में। कहाँ पर है, असम में। तो अब दोस्तों ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इनको पढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये चारों आपको बताऊँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दोस्तों भारत में कितने, 18 जैवमंडल हैं। भारत में कुल 18 संक्षिप्त जैवमंडल है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों का आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत के प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न हैं। दोस्तों ये स्थापना वर्ष है इनकी और ये दिए हुए हैं। नीलगिरी, नौकरेक, नंदा देवी, मानस, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, देहांग देवांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचानक कमार, अमरकंटक में कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ी और पन्ना। सबसे नया दोस्तों पन्ना, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। तो ये सब आप पढ़ लें। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है डांडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत में किस राज्य में स्थित है। डांडेली केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ये, तो कहाँ पर है ये, डांडेली कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कीटम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में किस शहर में के पास स्थित है। झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आगरा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है कीटम
और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में ही है। तो कीटम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कीटम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। जो रामसर दोस्तों स्थल हैं उनमें ये इसको रखा गया है, कीटम झील को। इस पक्षी विहार में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 12 प्रजाति के स्तनपायी और 18 प्रजाति के सरीसृप का भी यह ठिकाना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इराविकुलम कहाँ पर है? केरल में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिम घाट में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या दिया हुआ दोस्तों? पढ़ें इसको। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल में है दोस्तों ये। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये दिया हुआ है, थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कोठामंगलम केरल में स्थित है। यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 की गई। इस अभयारण्य को भारत का सबसे आकर्षक पक्षी अभयारण्य में से एक माना जाता है। यह अभयारण्य भारत के पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों डॉक्टर सलीम अली द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था? थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य, जो कि दोस्तों केरल में स्थित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कर्नाटक में है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश और भद्रा कहाँ है? कर्नाटक। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा, मुदुमलाई तमिलनाडु, भद्रा कर्नाटक, पाखल तेलंगाना, घाना राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। दोस्तों अब यहाँ पर आपके प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दिया हुआ, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों ये दृश्यमान प्रकाश में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आंखों से अदृश्य होता है किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कणिकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये एक वायु प्रदूषक नहीं है ऑक्सीजन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। पैराबैंगनी, दृश्य, रेडियो, गामा। दोस्तों ये यूवी किरणें यानी पैराबैंगनी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, एसिड, पीएच, स्वादिष्ट।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सबसे उदाहरण मापदंड नहीं है? एसिडिक पीएच, ऑप्शन सी। दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पीने का पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक पीएच नहीं है। पीने के पानी के मापदंड में है पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त और स्वादिष्ट हो तथा जल का पीएच मान संतुलित हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? जो फ्लोराइड होता है दोस्तों पीने के पानी में कितना होना चाहिए? 5 ppm, 0.5 ppm, 7 ppm, 0.7 ppm। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0.7 ppm। यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.7 ppm मात्रा की सिफारिश की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1.0 से 1.5 ppm माना गया है। दिए गए विकल्पों में 0.7 सही विकल्प होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? भारी धातु, ओजोन, माइक्रो प्लास्टिक्स, कीटनाशक। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। दोस्तों जो वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना दोस्तों ये सभी किस कारण से हैं? आबादी बढ़ने की वजह से हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोरम, ओफियोमाइया लेटेनी, सोल्वेनिया मोलेस्टा, जाइगोग्रामा विकोलोरोटा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा विकोलोरोटा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। पार्थेनियम को जाइगोग्रामा विकोलोराटा एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। पार्थेनियम या गाजर घास आयातित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति हैं जो परागण एलर्जी का कारक होती हैं। गाजर के जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पूछा निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? CO, CFC, SO2, CH4। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हैं आर्सेनिक कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मरकरी साइनाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ मरकरी यानी Hg व साइनाइड है जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। पारा, Hg, मरकरी पानी में घुलकर मिथाइल
मरकरी बनाती है। पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारे का प्रयोग होता है। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत। तो दोस्तों मीथेन का कौन सा नहीं है? मोटर वाहन। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लाई ऐश है CO2 कार्बनिक कर्णकीय पदार्थ, एस के लघु कण NOx। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस के लघु कण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2, PV। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए SO2, यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाले SO2N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक हल्की पीली होती जा रही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोरीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, आंत्र में ई कोलाई की उपस्थिति, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी प्रदूषण, डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी, जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर, अति चराई। दोस्तों वनारोपण से भूक्षरण को रोका जा सकता है, ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदा अपरदन या भूक्षरण का अर्थ है मृदा कणों का किसी भी बाह्य कारणों जैसे तेज हवा, वर्षा द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी जाना। मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। तो दोस्तों जो मिट्टी पर जो उपजाऊ चीज़ें होती हैं वो सभी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, सेडिमेंट दोस्तों, इस वजह से ये उर्वरता को भी ह्रास पहुंचाती है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय है वनारोपण, समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर हरित गृह प्रभाव यानी जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है समुद्र के स्तर में वृद्धि, दोस्तों समुद्र का पानी जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों बर्फ़ें पिघलेंगी तो पानी नदियों में आएगा, उस कारण से ये समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तटीय रेखा में भी दोस्तों परिवर्तन हो जाएगा जब समुद्र पानी बढ़ जाएगा, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित
में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प आदि ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? हेलहेम ग्लेशियर, पाइन डीप ग्लेशियर, जैकोबसन ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। किससे दोस्तों? डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से थ्वाइट्स ग्लेशियर को जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसका तेज़ी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वैश्विक समुद्र स्तर में तेज़ी लाने का कारण बन सकता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे व्यापक है और तेज़ी से पिघल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, ऑप्शन डी। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने से के कारण वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि हो जाने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा वैश्विक तापन कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने की थी। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा ओजोन O3 आदि हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जो UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2005 से प्रभावी कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, NH4, NO2, O2। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? O2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतें के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती, रोबोकल्चर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लंबवत खेती, वर्टिकल फार्मिंग। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों अब विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पूछे जाएंगे। तो अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबौद्धि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अलाई दरवाज़ा है
जो कि कुतुब मीनार, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नौवां, दसवां। दोस्तों ये हो जाएगा सातवां स्थान। कौन सा? सातवां स्थान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहीं पर प्रश्नकाल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में सातवां स्थान था, परंतु भारत में वर्तमान में इटली 58, चीन 56, जर्मनी 50, फ्रांस 49, स्पेन 48, भारत 40 के साथ भारत का स्थान छठा है। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अब यहाँ पर पर्यावरण विविध से यानी एनवायरमेंटल मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन पढ़ें आप। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? TNEU, इसरो, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अभी दोस्तों हमने बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? हिम तेंदुआ, भारतीय गैंडा, गुजरात का सिंह, बंगाल टाइगर। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिम तेंदुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संस्थानों का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वन रक्षण, बाघ बचाओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान की तहत एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस, इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव। दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
इंसिनरेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंसिनरेटर। तो नगरपालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फर्नेस का प्रयोग किया जाता है जिसे इंसिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1971, 2003, 2010। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2003 ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से दोस्तों। तो अब आपको एक क्वेश्चन और रह गया है यहाँ पर, इसको और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको और कर लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की? झारखंड, हरियाणा, केरल, गोवा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का प्रयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो कर्नाटक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि एक टॉपिक था दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों और कमेंट करके बताएं अगर आपको और भी वीडियो दोस्तों इसी तरीके से चाहिए इस बुक के, और जिस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। दोस्तों पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करें या कुछ पार्टों में दोस्तों 50-50 क्वेश्चन करके करें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।